Hey all, welcome to the first part of JEE Mains 3rd September 2020 Shift 2 पेपर सॉल्यूशन राइट। ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं शिफ्ट 1 का के पेपर का सॉल्यूशन आपके अपलोड करूंगा, जस्ट बिकॉज ये अभी अवेलेबिलिटी नहीं है पेपर की, टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया है। तो पहले हम 3rd सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के पेपर का सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, तो आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एज मैक्स एज पॉसिबल नंबर ऑफ सम्स हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। बट उससे पहले अगर आपको सब्सक्राइब करना बाकी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन कि जिससे फर्दर वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर कीजिए इसे तो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये पहुँचे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। पैटर्न जो हम पिछले हर एक वीडियो से करते आ रहे वही करेंगे कि अगर कोई नया टॉपिक है, नया थियोरिटिकल पॉइंट है तो मैं साथ में ही आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो हो सके तो अपने हिसाब से उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास, तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो उसका आंसर है ए एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा फंक्शन है हमारे पास। तो आपको ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि हम दोनों साइड डेरिवेटिव करके कुछ चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हो तो ए एक्स भी आएगा, फिर डेरिवेटिव के बाद ए डैश एक्स भी आएगा और बी डैश एक्स भी आएगा, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर यही है कि हमारे पास ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज के जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स आता है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करी है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आपको सब्सटीट्यूट लेना है एक्स इक्वल्स ए टेन थीटा। ठीक है, उसी हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो सेक थीटा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन थीटा लेंगे। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे कि यहाँ पे अगर मेरे पास x इक्वल्स 1 है तो मैं x की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा लूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से मुझे टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स मिल जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेन इनवर्स रूट एक्स। अभी ये यहाँ पे इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये जो सब्सटीट्यूट लिया है वो करेक्ट क्यों है, क्योंकि टेन इनवर्स रूट एक्स थीटा की वैल्यू आप रखेंगे और मुझे जो फॉर्म दिया हुआ है, जो रिजल्ट दिया हुआ है, उसके अंदर भी टेन इनवर्स रूट एक्स है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा टू टेन थीटा, तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव मिलेगा टू टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये डेरिवेटिव मिल गया डी एक्स का। तो अभी मैं सारी वैल्यू फंक्शन में रख लूंगा, तो साइन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू टू टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक्स स्क्वायर थीटा। देखिए व्हेन यू सॉल्व, जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये तब ये सारे स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये साइन स्क्वायर बाई सेक्स स्क्वायर का सीधा आंसर हमें मिल जाएगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। अभी ज्यादातर के बच्चों को ये रूल पता है कि अगर मेरे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर मुझे मॉड्यूलस लिखना पड़ेगा। ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर मॉड्यूलस एक्स आएगा। तो जैसे कि अगर रूट साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका आंसर मुझे मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा लिखना पड़ेगा, बट इसको सीधे सीधे हम प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स सपोज किया हुआ है और टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स है, मतलब थीटा आपका कंपल्सरी बिलोंग्स टू जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में ही आएगा, दैट इज इन दी सेकंड क्वार्टर। ठीक है, तभी आप उसका इनवर्स निकाल पाओगे। तो यहाँ पे साइन थीटा तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख पाऊंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इंटू टू टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो थीटा है वो जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में रहेगा, तो यहाँ पे मैं इनवर्स फंक्शन को कैंसिल कर लूंगा, टू बार ले लेता हूँ और ये थीटा इंटू टेन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा। तो जैसे कि हमने
इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ा है, 2 को एज इट इज रखेंगे। चलिए थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, मतलब tan फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 डी इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा, मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे वापस से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे भी 2 कैंसल, थीटा tan स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस सी। अभी आप ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन में से tan थीटा को कॉमन लिया हुआ है उन्होंने, ax के साथ tan इनवर्स रूट x है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू रखनी है तो मैं ये दो टर्म्स में से थीटा अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास रहेगा tan स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा प्लस सी, ये आई की वैल्यू आ गई। और अभी हम आई की वैल्यू रख लेंगे, तो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास थी x, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी हमारे पास x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, थीटा की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी रूट x, और माइनस tan थीटा की वैल्यू अगेन रूट x प्लस सी। तो अगर आप ये रिजल्ट को, ठीक है, गिवन रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट कि a की वैल्यू x प्लस 1 आएगी और b की वैल्यू आएगी माइनस रूट x, मतलब फंक्शन के रिस्पेक्ट में है। तो a ऑफ x x प्लस 1 और b ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ रूट x। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज x प्लस 1 और माइनस रूट x, ठीक है। तो C विल बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट जस्ट जैसे कि मैंने बोला कि दोनों साइड डेरिवेटिव लेने का अगर आप सोच रहे हो तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये भी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट टर्म के दिया हुआ 18 के दिया हुआ है, तो के की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे a की वैल्यू लिख सकता हूँ 3/2 x स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू है मेरे पास -1/3 x और n की वैल्यू है 9। तो अगर मुझे सीधे सीधे इंडिपेंडेंट टर्म को लिखना है और जनरल टर्म को लिखना है, वो मैं कैसे लिख पाऊंगा, 9cr 3/2 x स्क्वायर 9 माइनस r और -1/3 x रेज़ टू r। चलिए ये 9cr एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर में 9 माइनस r है, डिवाइडेड 2 की पावर में 9 माइनस r है, x की पावर हो जाएगी 18 माइनस 2r माइनस 1 टू दी r होल डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर r और x टू दी पावर r, ठीक है। ये मैंने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। अभी थोड़ा अगर आपको सिंप्लीफाई करना है और रिलेटेड टर्म्स को साथ में लाना है, तो यहाँ पे 3 की पावर r है, ऊपर जाएगा तो दैट विल बिकम 9 माइनस 2r, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 टू दी पावर 9 माइनस r है, -1 टू दी पावर r भी है, और यहाँ पे x की पावर में हो जाएगा 18 माइनस 3r, ठीक है। तो ये मेरा पूरा सिंप्लीफाइड जनरल टर्म आ गया। नाउ फॉर कांस्टेंट टर्म, हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसके अंदर x का कोई टर्म आना नहीं चाहिए। तो फॉर कांस्टेंट टर्म क्या करेंगे हम, सीधे सीधे जो x की पावर है 18 माइनस 3r, ठीक है, उसे हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो अभी मेरा टारगेट क्या होगा, मुझे r की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, और इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो ऑलरेडी मुझे k दिया हुआ है, दैट इन द इफ द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज k। तो मैं सीधे व्हेन आई विल पुट r इक्वल्स 6, तो मैं k से कंपेयर कर लूंगा, तो वो हो जाएगा 9 से 6, 3 टू द पावर 9 माइनस 12 -1 टू द पावर 6 और 2 की पावर 3। चलिए, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 18 के, ठीक है। तो 18 के लिए मुझे दोनों साइड 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 इंटू, नाउ 96 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी 9 की पावर -3 और 2 की पावर 3। चलिए क्या क्या कैंसिल हो गया वो हम देख लेते हैं एक बार। सो 18 के इक्वल्स, देखिए ये 2 क्यूब और 8 कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 और 9 आ जाएगा। अभी आप चेक करिए
तो ये 3 की पावर -3 है, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 3⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे 9 × 9 तो मतलब 81/3⁴ × 7, तो फाइनली 18K का आंसर मेरे पास बचा ओनली 7, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, डायरेक्ट मतलब विदाउट फाइंडिंग K, तो ये आंसर आ जाएगा दैट इज 7, सो बी इज योर आंसर। तो अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे ही था, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे देखिए, सपोज fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। मतलब कोई 4th पावर वाला आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होगा जिसके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, -1, 0 और 1। मतलब कि ये 3 क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। If t is equals to x where x belongs to fx equals to f of 0, then sum of squares of all the elements of t। मतलब कि अगर कोई एक पॉइंट, एक सेट है जो fx equals f0 को, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज के मुझे यहाँ पे जो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और डिग्री 4 है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन को एज्यूम कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e। उसका डेरिवेटिव अगर मुझे चेक करना है तो वो हो जाएगा ax⁵ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस d, ठीक है। अभी 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज f'(0) = 0, तो इससे मुझे मिल जाएगा d = 0। चलिए सेकंड इक्वेशन मुझे मिलेगा f'(1) = 0, तो इससे मुझे मिलेगा ab 4a प्लस 3b प्लस 2c = 0, क्योंकि d तो ऑलरेडी 0 लिया हुआ है, ठीक है। और एंड f'(-1) भी 0 हो जाएगा, तो मतलब -4a प्लस 3b माइनस 2c = 0। तो अगर आप इसमें सीधे सीधे एडिशन कर लेंगे तो b की वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन पर से मुझे b की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, ठीक है। अगर b की वैल्यू 0 आई तो 4a प्लस 2c एंड 4a प्लस 2c = 0 हो जाएगा, मतलब कि c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -2a, ठीक है। तो यहाँ पे d0 आ गया, b0 आ गया और c की वैल्यू -2a आ गई, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है कि fx = f0 होगा, समझ लीजिए, ठीक है। fx = f0, अगर ये पॉइंट को ये जस्टिफाई करते हैं तो कौन से पॉइंट्स मिलेंगे मुझे टी में, ठीक है। और जब वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, x की वैल्यूज मिल जाएगी फॉर विच fx = f0 जस्टिफाई होगा, ठीक है। तभी मुझे वो जो रूट्स है उसके स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अभी मैं यहाँ पे लूंगा fx = f of 0। नाउ fx = f of 0। चलिए अबे सबसे पहली बात तो fx के अंदर अभी हमारे पास b की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0 तो आ ही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ax⁴, ठीक है, प्लस cx² प्लस e इक्वल्स। और सेकंड चीज अगर आप देखें तो f of 0 की वैल्यू सीधे हमें मिल जाएगी e, तो इससे एक और चीज हमें मिल गई कि ax⁴ प्लस cx² = भी 0 हो जाएगा। चलिए दोनों में से अगर हम x² कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ax² प्लस c = 0। मतलब या तो x = 0 है और c और 2a के बीच का भी रिलेशन हमारे पास है, तो एक ax² एज इट इज रखेंगे और c के बदले हम रखेंगे -2a = 0, ठीक है। तो या तो फिर x = 0 या तो फिर x² = 2, तो x = 0 और x = प्लस और माइनस √2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रूट्स हमें मिल गए और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये इक्वेशन को जस्टिफाई करते हुए स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर आप चेक करें तो देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो कितने एलिमेंट आए हमारे पास? 3 एलिमेंट्स आ गए, तो 0 + 2 + 2
तो योर आंसर विल बी 4। ठीक है, तो होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी रख सकते हैं या सीधे सीधे डिफरेंशिएशन के अंदर भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर वर्ड क्रिटिकल पॉइंट यूज किया हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ही हम उसमें काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, अभी ये भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत ही मतलब देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी शायद याद हो, आप लिख लेना कि x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर आएगा आपके पास na रेस टू n माइनस 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ लीजिए विदाउट एनी सब्सटीट्यूट। ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ये सोच लीजिए कि ये सारा जो टर्म है वो आपके पास x के फॉर्मेट में है और ये जो टर्म है वो a के फॉर्मेट में है। और अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब सब्सट्रैक्शन देखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 2x माइनस 3x, मतलब यहाँ पे आ जाएगा a माइनस x। ठीक है, सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3a प्लस x माइनस 4x है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अगर आप डिफरेंशिएशन सब्सट्रैक्शन देखेंगे तो 3a प्लस x माइनस 4x, ठीक है, तो 3a माइनस 3x है, मतलब 3 टाइम्स a माइनस x रहेगा। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज मुझे लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, a प्लस 2x टू द पावर 1/3 माइनस 3x टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय है 3a प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 4x टू द पावर 1/3। देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे a माइनस x से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं a माइनस x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे डिवाइड करने के साथ साथ मुझे 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे 1/3 करना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे हम किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे देख लीजिए कि अगर लिमिट x टेंस टू a है, यहाँ पे 1/3 को मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, ठीक है, लिमिट के बाहर ही रख देता हूँ क्योंकि दैट विल बी द कांस्टेंट वन। तो यहाँ पे a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 3x की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस 2x माइनस 3x लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 3a प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 4x टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय 3a प्लस x माइनस 4x। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे दोनों को रख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा हमारे पास, समझ लीजिए, क्योंकि x टेंस टू a है, तो जैसे ही आप x टेंस टू a को यहाँ पे रखेंगे, सुनो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1/3। अगर a की लिमिट में हम जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1/3 3a टू दी पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 4a टू दी पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से 1/3 कैंसल, यहाँ पे 1/3 एज इट इज। अभी आप देख लीजिए कि दोनों में से ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 रेस टू माइनस 2/3 और यहाँ पे बचेगा 4 रेस टू माइनस 2/3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 अपन 1/3 रेस टू 2/3 और 4 रेस टू 2/3। बट हमारे पास जो आंसर है, ठीक है, वो है 2 और 9 और 3 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये एक चीज कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2/3 है, तो यहाँ पे मैं टोटल 1/3 टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ, तो एक काम करते हैं पहले, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5/3। ठीक है, और यहाँ पे 2 के फॉर्मेट में, तो 2 की पावर में लिख सकता हूँ 4/3। ठीक है, बट अभी आप यहाँ पे अगर चेक करें कि ऑप्शन के अंदर जो टर्म है, ठीक है, वो 2/9 2/3 और वो रिस्पेक्ट में है। तो अगर यहाँ से हम ये 4/3 को सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 रेस टू 1/3, और उसी के फॉर्मेट में यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख पाऊंगा 3² इंटू 3 रेस टू 1/3 शायद।
ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू, या तो फिर सकते हैं हम, ये सारा कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिसाब से भी हम लिख सकते हैं कि ये जो 5/3 है उसे हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 3 जैसे कि यहाँ पे है 2/3, ठीक है। तो 2/3 को हम 9 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरे लिमिट का क्या आ जाएगा, 2/3 एंड 2/9 टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो ये मेरा सीधा आंसर आ गया। बट अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको ये सबसे पहली चीज, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स 1 है, a cos थीटा इक्वल्स b cos थीटा प्लस 2π/3 इक्वल्स c cos थीटा प्लस 4π/3 है, where थीटा इज इक्वल्स टू π/9, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स abc और bca की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अगर मुझे abc और bca की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल का इक्वेशन था मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको x बार कह देता हूँ और यहाँ पे y बार कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा x बार डॉट y बार अपॉन मोड x बार मोड y बार, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे x बार का मोड देखेंगे तो मोड ऑफ x बार की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और मोड ऑफ y बार की वैल्यू भी हो जाएगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑलरेडी 1 है, तो मतलब कि ये दोनों टर्म तो मेरे ऑलरेडी 1 हो गए, तो मेरे को फाइनली आंसर तो क्या लाना है, x डॉट y ही लाना है। और अगर आप x बार डॉट y बार करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x बार डॉट y बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, abc डॉट bca, तो x बार डॉट y बार की वैल्यू आ जाएगी ab प्लस bc प्लस ac, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अभी जो एंगल है हमारे पास वो है a cos थीटा प्लस b cos थीटा प्लस 2/3 और c cos थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है a cos थीटा इज इक्वल्स टू b cos थीटा प्लस 2π/3 और इक्वल्स टू c cos थीटा प्लस 4π/3, राइट। चलिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे a cos थीटा एज इट इज लिख रहा हूँ, b cos थीटा प्लस 2π/3 एज इट इज लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा चेंज करूँ तो यहाँ पे मैं पाई प्लस, ठीक है, थीटा प्लस π/3 लिख लूंगा तो चलेगा आपको, राइट, क्योंकि पाई प्लस π/3 की वैल्यू तो 4π/3 ही है। तो यहाँ पे a cos थीटा इज इक्वल्स टू b cos थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल्स टू, ये cos पाई प्लस थीटा हो गया, तो ये माइनस c cos थीटा प्लस π/3 है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है इसके लिए इसको हम इक्वल्स टू k कह देंगे। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, k/a, ठीक है। देन cos थीटा प्लस 2π/3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास k/b, और cos थीटा प्लस π/3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे मैं साथ में जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी अगर मैं चेंज कर लूँ, ये जो थीटा प्लस करके है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ कि पाई माइनस π/3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक cos थीटा प्लस, अभी आप देख लीजिए पाई प्लस थीटा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स माइनस b cos थीटा माइनस π/3, ठीक है, और माइनस c cos थीटा प्लस π/3 इज इक्वल्स टू k। चलिए तो सबसे पहली वैल्यू मुझे cos थीटा की मिल जाएगी k/a। सेकेंड वैल्यू अगर मुझे चाहिए कि cos थीटा माइनस π/3 है तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस k/b, और cos थीटा प्लस π/3 है, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहाँ पे c है, माइनस k/c। अभी ये करने की जरूरत क्या पड़ी, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि वी नो, अगर ये आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4 cos थीटा cos 60 प्लस थीटा
एंड cos 60 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी cos 3 थीटा। ये एक प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट है। तो आप अगर ये चेक कीजिए कि ये है cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे है थीटा माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये cos थीटा की वैल्यू k बाई ए है, थीटा माइनस पाई बाई 3 या पाई बाई 3 माइनस थीटा, मतलब 60 माइनस थीटा की वैल्यू भी आ गई और ये 60 प्लस थीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ये वैल्यूज लिख रहा हूँ तो ये k बाई ए माइनस के बाई बी और माइनस के बाई सी इक्वल्स टू, और थीटा ऑलरेडी हमें पाई बाई 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा पाई बाई 3 हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ। तो अगर आप देखें तो के क्यूब बाई ए बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8। तो देयरफॉर ए बी सी की वैल्यू मुझे मिल गई 8 के क्यूब। चलिए नाउ अगर ये ए बी सी की वैल्यू है मेरे पास ऑल्सो, अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो हमारे पास टर्म है, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे इक्वल्स टू के लिया है, ठीक है। तो अगर मैं ये के बाई ए, ठीक है, यहाँ से अगर मुझे मिलेगा के बाई ए, के बाई बी और के बाई सी, ये तीनों को अगर मैं एडिशन कर लूँ, के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी, ठीक है। तो अगर मैं ये तीनों का एडिशन कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2π/3 और प्लस थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने के कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ए बाई बी प्लस ए बाई सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये जो तीन टर्म्स है मेरे पास, तो ये अगर तीन टर्म का आप एक्सपांशन भी करोगे, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज रखता हूँ, अभी हम सीधे चलिए थीटा प्लस 2π/3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 2π/3 माइनस साइन थीटा साइन 2π/3, सेम वे कॉस थीटा कॉस 4π/3 माइनस साइन थीटा साइन 4π/3। चलिए अभी हम सीधे वे यहाँ पे अगर एलसीएम में ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और डिवाइडेड बाई ए बी सी इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज, चलिए 2π/3 मतलब पाई माइनस पाई/3, तो ये मतलब माइनस हाफ कॉस थीटा हो गया। साइन 2π/3 मतलब माइनस √3/2 साइन थीटा हो गया। यहाँ पे अगेन 4π/3 मतलब पाई प्लस, तो ये माइनस हाफ कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस √3/2 साइन थीटा, ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली पता चल जाएगी। और यहाँ पे वापस से मैंने एबीसी की वैल्यू रख ली है 8k3, ठीक है। तो के ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 8k3 इक्वल्स, यहाँ पे आप देख लीजिए माइनस हाफ कॉस थीटा प्लस माइनस हाफ कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा कैंसल, और ये पूरा टर्म यहाँ पे माइनस √3/2 साइन थीटा और प्लस √3/2 साइन थीटा भी कैंसल, मतलब क्या आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो कंपलसरी मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, अपॉन 8k² की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। तो इससे मैं ये रिजल्ट लिख लूंगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू भी 0 है। और अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे जो मुझे कॉस थीटा चाहिए उसमें एक्स बार डॉट वाई बार जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया मेरा। और अगर वो 0 आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 implies थीटा इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अभी अगर आपको, समझिए मेरी बात, अगर आपको ये 8k² में कोई भी डाउट है तो सीधे वो डिनोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अगर आपको ये एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, समझिए आप, अगर आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते तो यहाँ पे क्या आता आपका k/एबीसी सीधा आ जाता, ठीक है। तो कंपलसरी ये k की वैल्यू तो 0 होगी ही नहीं क्योंकि ये रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सीधा भी लिख सकते हैं, मतलब अगर ये पूरा पोर्शन आप ना करें और सीधा आप यहाँ से यूटिलाइज कर दें, ठीक है, तो भी आपका आंसर एज इट इज ही रहता, फिर भी वो चेंज नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे है कि भाई xi रिप्रेजेंटिंग वेर i from 1 to 10 observations of random variable xi I equals 1 to 10 xi minus p equals 3 and summation I equals 1 to 10 xi minus p whole square equals 9, ठीक है। then standard deviation of this observation। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ आपको
कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कभी भी किसी भी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करने से या कुछ सब्सट्रैक्ट करने से चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि भाई लेट xi माइनस पी इज इक्वल्स टू वाई आई, तो यहाँ पे i इक्वल्स 1 to 10, वाई आई इक्वल्स 3 हो जाएगा और i इक्वल्स 1 to 10 वाई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे कि अगर आपके पास, समझ लेना, अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है, लेट्स से x1 x2 x3 डॉट अप टू xn, ठीक है, तो अगर आप ये सारे ऑब्जर्वेशंस का जो कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, मतलब उसका इक्वेशन क्या आएगा, समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन xi बाय n होल स्क्वायर। और अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से कुछ ना कुछ आप सब्सट्रैक्ट करोगे और उसके बाद अगर आप उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना चाहोगे तो वो सीधे सीधे क्या आएगा, एस ही आएगा। ये सीधी प्रॉपर्टी अपने अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में करी है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं या तो सिर्फ xi माइनस पी के फॉर्मेट में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करूं या तो मैं सिर्फ yi के फॉर्मेट में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करूं, मुझे आंसर तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मेट लिख सकता हूँ, that it is equals to summation yi square by n माइनस समेशन yi by n होल स्क्वायर। अभी आप ये देख लीजिए कि समेशन yi स्क्वायर बाय n के आंसर आपके पास था 9, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9/10 माइनस yi by n, तो yi by n मतलब 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/10 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/10 माइनस 9/100। तो अगर हम दोनों में से 9 कॉमन लेके 3 बाहर रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से 3 इंटू 9/100, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा ये टर्म लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, दैट इज 9/10। तो प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो अगर वो ऑब्जर्वेशन में आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सआई ऑब्जर्वेशन में आप किसी भी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर करो, यहाँ पे सीधे सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो उससे p को सब्सट्रैक्ट करने से ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड डेविएशन था जो सिर्फ xi के रिप्रेजेंट फॉर्मेट में था वही आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि अगर p कंजक्शन q, ठीक है, implies p कंजक्शन q implies negation q disjunction r, अगर ये स्टेटमेंट की ट्रूथनेस वैल्यू हमारे पास f है तो हमें pqr की ट्रूथनेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी देखिए ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आपको सबसे पहले तो इम्प्लीकेशन की ट्रूथनेस वैल्यू का टेबल पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होगा। तो इम्प्लीकेशन इज ओनली फॉल्स जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी दो स्टेटमेंट के बारे में टी एफ, ठीक है, एफ टी और एफ एफ, अगर आप दोनों के बीच का इम्प्लीकेशन चेक करेंगे तो सिर्फ यही केस में आपको फॉल्स मिलेगा, बाकी के तीनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मतलब कि इम्प्लीकेशन कब फॉल्स रहेगा, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरे स्टेटमेंट की ट्रूथनेस वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, चलिए तो ये कवर हो गया। अभी कंजक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हमें ये भी पता है कि कंजक्शन कब ट्रू होगा, तो कोई भी दो स्टेटमेंट का कंजक्शन ट्रू एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही कंडीशन में होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो यहाँ पे से मुझे मिल जाएगा कि p वैल्यू भी t होगी और q की वैल्यू भी t होगी, कंफर्म। ठीक है, और डिसजंक्शन कभी फॉल्स होगा कि दो स्टेटमेंट का कंजक्शन कब फॉल्स होगा, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। तो यहाँ से मुझे दो चीजें मिली कि अगर नेगेशन q फॉल्स है, ठीक है, ये और r भी फॉल्स है, तो आप ये चेक कर लीजिए, तो यही आपका आंसर आ गया कि अगर q की वैल्यू ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिला, कंफर्म
कि फाइनल आंसर मुझे मिला पी क्यू आर की ट्रूथनेस वैल्यूज मुझे मिल गई टी, टी और एफ। तो ये मेरा आंसर रह गया। ठीक है, दैट इज सी इज योर आंसर। ठीक है, होप कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। हमने 2-3 चीजें ऐसी डिस्कस करी कि जो डायरेक्टली आपको कोई ना कोई थ्योरेटिकल पॉइंट से रिलेट करती होगी। ठीक है, सो ये सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। फर्दर के जो क्वेश्चंस पेंडिंग है उसे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।